हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 16 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी लाल किले पर कितनी बार झंडा फहरा चुके हैं? आंसर हो जाएगा इसका 10 बार। तो देखिए दोस्तों, जो प्रधानमंत्री होते हैं वो हमेशा स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से झंडा फहराते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी 10 बार लाल किले से झंडा फहरा चुके हैं और 2023 में उन्होंने 10वीं बार झंडा फहराया हुआ है लाल किले से। तो इस बार 15 अगस्त 2023 को भारत ने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है और स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ मनाई है। दोस्तों, थीम भी याद रखिएगा 2023 की। तो स्वतंत्रता दिवस की जो थीम थी 2023 की वो थी राष्ट्र पहले हमेशा पहले, यानी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। प्रधानमंत्री मोदी जी 10वीं बार लाल किले से झंडा फहराने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं। यानी अब तक जितने भी प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जिन्होंने 10 बार या 10 से अधिक बार झंडा फहराया हुआ है वो सभी कांग्रेसी थे और मोदी जी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने 10 बार लाल किले से झंडा फहराया हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार 2023 में लाल किले से 90 मिनट का भाषण दिया है, जबकि इससे पहले उनका जो भाषण था, सबसे लंबा भाषण था लाल किले से, वो था 96 मिनट का, जो कि उन्होंने 2016 में दिया हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जी को अगर आपने देखा होगा झंडा फहराते हुए, तो वहां पर उनकी सहायता करने के लिए 2 महिला सैन्य अधिकारी थी। उनके नाम क्या थे? तो मेजर निकिता नायर और मेजर जैस्मीन कौर। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 3 गारंटी दी गई हैं इस बार लाल किले से। पहली गारंटी है कि 5 साल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की उन्होंने घोषणा की है और ये गारंटी भी दी है उन्होंने। शहरों में किराए के मकानों में रहने वालों को बैंक लोन में रियायत मिलेगी, ये भी गारंटी दी है। और देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, तो ये उनकी तीसरी गारंटी थी। इसके अलावा एक योजना की भी घोषणा की है, उस योजना का नाम है विश्वकर्मा योजना। तो ये जो योजना है ये उन लोगों के लिए चालू की जाएगी जो लोग औजारों से काम करते हैं, जैसे सुनार हो गया यानी सोने का काम करने वाला व्यक्ति, और लोहार हो गया जो लोहे का काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे जो कारीगर हैं जो औजारों से और अपने हाथों से काम करते हैं, तो ऐसे वर्ग के लिए ये विश्वकर्मा योजना शुरू की जाएगी। कब शुरू की जाएगी? विश्वकर्मा जयंती पर। इसके अलावा दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि जो 15,000 स्वयं सहायता समूह हैं उन्हें ड्रोन की उड़ान सिखाई जाएगी, यानी कि उन्हें ड्रोन चलाना सिखाया जाएगा और ड्रोन की मरम्मत कैसे की जाती है ये भी उन्हें सिखाया जाएगा। दोस्तों, लाल किले पर अब तक किसने कितनी बार झंडा फहराया हुआ है, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे अधिक बार झंडा फहराया है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। 17 बार उन्होंने तिरंगा फहराया है लाल किले से। इंदिरा गांधी जी ने 16 बार, मनमोहन सिंह जी ने 10 बार, मोदी जी ने 10 बार और अटल बिहारी जी ने 6 बार और राजीव गांधी जी ने 5 बार। इसके अलावा जो पीवी नरसिम्हा राव थे उन्होंने 5 बार, लाल बहादुर शास्त्री जी ने 2 बार, मोरारजी देसाई ने 2 बार और चौधरी चरण सिंह जी ने 1 बार और एचडी देवगौड़ा और विश्वनाथ प्रताप सिंह, इन्होंने 1-1 बार झंडा फहराया हुआ है। इसके अलावा आई के गुजराल यानी इंद्र कुमार गुजराल जी ने 1 बार और चंद्रशेखर जी ने 1 भी बार झंडा नहीं फहराया है लाल किले से। और गुलजारी लाल नंदा का भी नाम आप याद रखिएगा, उन्होंने भी लाल किले से 1 भी बार झंडा नहीं फहराया हुआ है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर जाना है आपको, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन करेंगे तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों, पीडीएफ हमारे ऐप पर भी उपलब्ध है, तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बल कर्मियों को कितने वीरता पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 76 सशस्त्र बल कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, तो इन पुरस्कारों में 4 कीर्ति चक्र हैं जो कि मरणोपरांत दिए गए हैं, 5 मरणोपरांत सहित 11 शौर्य चक्र हैं
और 52 सेना पदक हैं वीरता के लिए, और 3 नाव सेना पदक हैं वीरता के लिए, और 4 वायु सेना पदक हैं वीरता के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों 76 वीरता पुरस्कार दिए गए हैं इस बार। मरणोपरांत जिन्हें कीर्ति चक्र मिले हैं उनके नाम है दिलीप कुमार दास, राजकुमार यादव, बबलू राभा और संभा राय। तो इनको कीर्ति चक्र मिला हुआ है और ये सभी जो हैं सीआरपीएफ से रिलेटेड हैं। ठीक है दोस्तों। मरणोपरांत शौर्य चक्र की बात करें तो मेजर विकास भाम्बू और मेजर मुस्तफा बोहरा, हवलदार विवेक सिंह तोमर और राइफलमैन कुलभूषण मंटा, इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। दोस्तों हमारे देश में जो वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं, चलिए उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बात करते हैं युद्ध काल के दौरान वीरता पुरस्कारों की, यानी कि जब युद्ध चल रहा हो और जब उस समय जो सैनिक होते हैं अपनी वीरता दिखाते हैं तो उसके लिए जो वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं वो होते हैं परमवीर चक्र, और फिर महावीर चक्र, और फिर होता है वीर चक्र। तो परमवीर चक्र जो होता है वो अद्वितीय साहस के लिए दिया जाता है और ये सर्वोच्च सैन्य अलंकरण होता है युद्ध काल के दौरान। फिर उसके बाद महावीर चक्र होता है, फिर उसके बाद वीर चक्र होता है। और दोस्तों शांति काल में, यानी कि जब युद्ध न चल रहा हो और तब हमारे सैनिक अदम्य साहस दिखाएं, अद्वितीय साहस दिखाएं, अद्वितीय वीरता दिखाएं, तो उस समय 3 प्रकार की वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन से? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो अशोक चक्र जो है होता है ये सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है शांति काल के दौरान, फिर उसके बाद कीर्ति चक्र होता है, फिर होता है शौर्य चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंदेश्वर पाठक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा समाज सुधारक। तो सोशल रिफॉर्मर थे विंदेश्वर पाठक। तो इनका दोस्तों 15 अगस्त 2023 को निधन हो गया है। और विंदेश्वर पाठक की बात करें तो वो समाज सुधारक के अलावा सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक भी थे। विंदेश्वर पाठक ने मानव अधिकारों, स्वच्छता और सामाजिक सुधारों को लेकर 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी और इन्हें 2023 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। विंदेश्वर पाठक की बात करें तो ये बिहार के वैशाली के रहने वाले थे। इनका जन्म हुआ था 2 अप्रैल 1943 को और इनका जो निधन हुआ है वो हुआ है 15 अगस्त 2023 को। दोस्तों डिस्कस करते हैं हाल ही में हुए निधन। तो संस्कृत विद्वान कांडला गुंटा अलाहा का निधन हुआ है। प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी विकास सिन्हा जी का निधन हुआ है। ऑस्कर विजेता और अमेरिकी निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का निधन हुआ है। तेलंगाना के मशहूर लोक गायक गुम्बदी विठ्ठलराव गदर का निधन हुआ है। प्रसिद्ध मराठी लेखक शिरीष कानेकर का निधन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर ब्रायन टेवर का निधन हुआ है और प्रसिद्ध कंप्यूटर हैकर केविन मिटनिक का निधन हुआ है। और केरल के पूर्व चीफ मिनिस्टर ओमान चांडी का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पहलवान सीमा बिस्ला पर नाडा द्वारा कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? आंसर हो जाएगा 1 साल का। तो भारतीय पहलवान है कौन? सीमा बिस्ला। तो उन पर नाडा के द्वारा 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो सीमा बिस्ला हैं वो 1 साल तक किसी भी टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सकती हैं और यह जो प्रतिबंध है उन पर अगले साल 12 मई तक जारी रहेगा। सीमा बिस्ला पर 3 बार वेयर अबाउट की स्थिति में ये बैन लगाया गया है। देखिए दोस्तों होता क्या है कि जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है वो क्या काम करती है कि एथलीटों में जांच करती है कि कोई एथलीट प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन तो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके लिए एथलीटों को जानकारी देनी होती है कि वो कहाँ पर हैं, कौन सी प्रतियोगिता में खेल रहे हैं, तो ये सभी जानकारी शेयर करनी होती है। लेकिन सीमा बिस्ला के द्वारा ये जानकारी शेयर नहीं की गई है, इसलिए नाडा ने उन्हें बैन किया है 1 साल के लिए। दोस्तों नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा की बात कर रहे हैं तो इसका गठन हुआ था 2005 में और यह भारत की नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस दीपक किस देश के दौरे पर गए हैं? आंसर हो जाएगा बहरीन। तो देखिए दोस्तों भारत के 2 जहाज हैं जिनका नाम है आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस दीपक। तो ये दोनों जहाज जो हैं बहरीन की यात्रा पर गए हैं और इनकी जो यात्रा होगी ये 14 से 17 अगस्त तक की होगी और ये बहरीन के पोर्ट मीना सलमान पर पहुंचे हैं। दोस्तों इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो है भारतीय नौसेना और बहरीन की नौसेना के बीच संबंध को मजबूत करना। देखिए दोस्तों आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस त्रिकंद ने अभी हाल ही में यूएई नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास किया हुआ है
और कौन सा द्विपक्षीय अभ्यास किया हुआ है? जायद तलवार। तो इसमें अभी हाल ही में इन दोनों जहाजों ने भी हिस्सा लिया था। जायद तलवार अभ्यास की बात करें तो ये 8 से 11 अगस्त 2023 तक आयोजित किया गया है। प्रमुख युद्ध अभ्यास की भी बात कर लेते हैं तो मालाबार युद्ध अभ्यास अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी आयोजित किया जा रहा है। 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच। कॉन्कर्ड एक्सरसाइज भारत और यूके के बीच। 7वां अजय वॉरियर अभ्यास भारत यूके के बीच। कोप इंडिया 2023 अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। और 10वां सिलिनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर बात आई है बहरीन की। तो बहरीन जो है एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। यहाँ पर आप ये लोकेशन देख सकते हैं, ये जो खाड़ी के देश हैं यहाँ पर स्थित है एक छोटा सा देश जिसका नाम है बहरीन। कैपिटल इसकी मनामा है और यहाँ के जो राजा हैं या किंग हैं वो हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा। और यहाँ के जो युवराज हैं और प्रधानमंत्री हैं वो हैं सलमान बिन हमद अल खलीफा। यहाँ पर आप दोस्तों बहरीन के मैप को और जूम करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये है कुवैत और ये है दोस्तों सऊदी अरेबिया और ये है यूएई। तो इनके बीच में एक छोटा सा देश आपको दिखाई दे रहा है, वो कौन है? बहरीन है। इसको और जूम करेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा बहरीन। इसकी जो कैपिटल मनामा है वो यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसोत्तम रूपाला ने ए हेल्प कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया है? आंसर है इसका गुजरात। तो दोस्तों केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं परसोत्तम रूपाला जी। तो उनके द्वारा गुजरात में समावेशी विकास के तहत पशुधन के लिए ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है। और ये हेल्प कार्यक्रम जो है ये पशुओं के लिए शुरू किया गया है कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाया जा सके। और दोस्तों गुजरात से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो गुजरात ने एक जिला एक उत्पाद योजना अभी हाल ही में लागू की है। गुजरात 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी करने वाला है। टाटा ग्रुप 13,000 करोड़ की लागत से गुजरात में इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी प्लांट लगाने वाला है। और गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ अभी हाल ही में एक समझौता किया है। अमित शाह ने गुजरात के द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की भी आधारशिला रखी है। अगला क्वेश्चन है तंपारा झील किस राज्य में स्थित है जिसके आसपास अवैध निर्माण पर एनजीटी के द्वारा रोक लगाई गई है? आंसर है ओडिशा। तो तंपारा झील कहां पर है दोस्तों? ओडिशा में है। और इसके आसपास जो अवैध निर्माण हो रहा था उस पर रोक किसने लगाई है? एनजीटी ने, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। तो एनजीटी ने ओडिशा सरकार को तंपारा झील और उसके आसपास अवैध निर्माण को आगे नहीं बढ़ाने का निर्देश दिया है। तो ओडिशा सरकार से ये कहा है कि इसके आसपास अवैध निर्माण ना बढ़ाया जाए। बात करें अगर हम तंपारा झील की तो यह उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। यहाँ पर पक्षियों की कम से कम 60 प्रजातियां हैं, मछलियों की 46 प्रजातियां हैं और फाइटोप्लांक्टन की कम से कम 48 प्रजातियां हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है तंपारा झील और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। बात कर लेते हैं एनजीटी की। तो इसे दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोला जाता है और ये पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता है। और इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को। और इसका काम होता है पर्यावरणीय मुद्दों का तेजी से निपटारा करना। यानी दोस्तों ये मान के चलें हम कि ये जो एनजीटी है ये एक प्रकार की अदालत है। तो इसमें जो पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उनको निपटाया जाता है। ठीक है, मुख्यालय याद रखिएगा नई दिल्ली में है और इसके कार्यकारी अध्यक्ष बने थे अभी हाल ही में शिव कुमार सिंह। इसके क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे होते हैं उनको 6 महीने के अंदर निपटाना होता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एनजीटी के द्वारा जो पर्यावरणीय संबंधी मुद्दे होते हैं उनको कितने समय में निपटाया जाता है? तो 6 महीने के भीतर निपटाया जाता है। और दोस्तों जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल 3 साल का होता है या 65 वर्ष की आयु तक होता है। जो भी पहले हो जाए वही उनका कार्यकाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में ब्यूबोनिक प्लेग के 2 मामले सामने आए हैं? आंसर हो जाएगा चाइना। तो दोस्तों चाइना में अभी हाल ही में ब्यूबोनिक प्लेग के 2 मामले सामने आए हैं और चाइना का जो उत्तरी क्षेत्र का इनर मंगोलिया क्षेत्र है वहां पर ये 2 मामले देखे गए हैं। ब्यूबोनिक प्लेग की बात करें तो इसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। यह एक संक्रामक बीमारी है
और यह एक प्रकार का प्लेग है और यह यार्सिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु से फैलता है और ये जानवरों और मनुष्यों को प्रभावित कर सकता है और मुख्य रूप से पिस्सूस के द्वारा फैलता है, यानी कि जो चूहों में पिस्सू होते हैं उनके द्वारा ये फैलता है। दोस्तों इसके लक्षण क्या होते हैं? तो अचानक तेज बुखार आता है, ठंड लगती है और पेट, हाथ और पैर में दर्द होता है, सिर दर्द होता है और लिम्फ नोड जो होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, उनमें सूजन आ जाती है, उनमें गांठें बन जाती हैं और उनमें मवाद का रिसाव भी होता है। बात कर लेते हैं चाइना की, तो कैपिटल इसकी बीजिंग है और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और चाइना को ऑफिशियल तौर पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन के अनुसार 1.4 अरब से अधिक जनसंख्या वाला यह देश है और दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना है यूनाइटेड नेशन के अनुसार। और यूनाइटेड नेशन के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना है कौन? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा मेघालय। तो मेघालय की गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में सौर मिशन लॉन्च किया गया है और राज्य सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन करने और बिजली की कमी को कम करने की दिशा में यह कदम उठाया है। तो जो व्यक्तिगत घरेलू परिवार होंगे उन्हें सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए 70% की सब्सिडी दी जाएगी। स्कूल, अस्पताल और होटल के लिए 50% की सब्सिडी का लक्ष्य रखा गया है। बात आई है यहाँ पर मेघालय की, तो मेघालय का अर्थ होता है बादलों का घर। सबसे पहले आप मेघालय की लोकेशन देखिएगा, ये है मेघालय और इसकी ये कैपिटल है शिलोंग। और मेघालय का जो गठन हुआ था एक राज्य के रूप में वो हुआ था 21 जनवरी 1972 को। सीएम कौन है? कॉनराड संगमा है। गवर्नर कौन है? फागू चौहान है। फागू चौहान कुछ समय पहले बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है। मेघालय की बात करें तो 60 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है, लोकसभा की 2 सीटें हैं और भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो है मासिनराम जो कि मेघालय में है। तो क्वेश्चन है, पिछले 14 वर्षों में भारत में ग्रीन हाउस उत्सर्जन दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? आंसर है इसका 33% की। तो देखिए दोस्तों 2005 से लेकर 2019 के बीच में यानी 14 वर्षों में भारत में ग्रीन हाउस उत्सर्जन दर में 33% की कमी दर्ज की गई है। तो ये पॉइंट आपको केवल इतना ही याद रखना है। अब हम ग्रीन हाउस गैसों की बात कर लेते हैं, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और जल वाष्प, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। चलिए दोस्तों कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? 954। आदित्य L1 मिशन इसरो द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा? सितंबर 2023 में। युद्धपोत विंध्यगिरी का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? कोलकाता में। खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। NCERT पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन है? MC पंत हैं। वीमेन इन फोकस प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर कार्ड में पहला स्थान किस राज्य का है? महाराष्ट्र का। रक्षा मंत्रालय ने किस भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाने का फैसला किया है? माया को। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी है? गांधीधाम, गुजरात में। किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है? जनिक सिनर ने। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुडी में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में है। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। आज का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी लाल किले पर कितनी बार झंडा फहरा चुके हैं? तो इसके बारे में जो भी डिटेल हो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसका आंसर भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।